अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज सुहेल आफरीदी साहब चौथी मरतबा अडयाला जेल पहुंचे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। बहरहाल इस पूरी एक्टिविटी में जो उनकी गुफ्तगू थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जो आपके साथ शेयर करते हैं। आज पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर है जी। पीटीआई के एक और सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और खुर्रम ज़ीशान, जिनको पहले भी एक दफ़ा जो लिस्ट बनी थी उसमें नामजद किया गया था और उसके बाद फिर एक सीट एडजस्टमेंट के तहत जो सेटलमेंट हुई, उनका नाम विड्रॉ किया गया पीटीआई की तरफ से। ये अलग बात है कि वो फिर भी खड़े रहे थे, दस्तबरदार नहीं हुए थे। बहरहाल अब जो ज़िमनी इलेक्शन है शिबली फराज साहब की सीट पर, वहाँ पर वो कामयाब होने में जो है वो कामयाब हो चुके हैं। और इस हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पीटीआई में जो दराड़ की खबरें थी या डिवीज़न की खबरें आ रही थी, वो एक दफ़ा फिर से सब गलत साबित हुई हैं। इसके साथ साथ जी अली अमीन गंडापुर साहब की भी आज इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर कैबिनेट के नाम भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ज़्यादातर जो आज खबरें हैं वो ज़्यादातर सारी केपीके से हैं और इससे जुड़ी खबरों के साथ साथ अदालत से एक दो अहम खबरें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की, जो कि एक दफ़ा फिर और आज मजमूई तौर पर देखा जाए तो वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद चौथी मरतबा वो अडयाला जेल पहुँचे। अडयाला जेल पहुंचकर उन्होंने कोशिश की कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, लेकिन उनकी मुलाकात एक दफ़ा फिर से नहीं हो सकी। दागल नाके पर उन्हें 700 मीटर दूर अडयाला के गेट से रोका गया और यहाँ पर वो तकरीबन 2 घंटे मौजूद रहे इस कोशिश और उम्मीद में कि शायद उनकी मुलाकात करवा दी जाए, जो कि नहीं करवाई गई। बहरहाल इस मौके पर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए और बाद में फिर सलमान अकरम राजा साहब भी यहाँ पहुँचे और फिर इन दोनों ने मीडिया टॉक की, जिसके बाद सुहेल आफरीदी वापस रवाना हो गए। आज की जो उनकी गुफ्तगू थी उसमें 2-3 बातें, 2-3 पॉइंट्स बड़े अहम थे। एक तो ये चीज़ कि इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अब वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर करना चाह भी रहे हैं और करने जा भी रहे हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट है बेसिकली कि जो अदालत का ऑर्डर है वो उनके पास आ जाए। अच्छा, अब अदालत जो है उसने अपना तहरीरी ऑर्डर अभी तक जारी नहीं किया। उस ऑर्डर को हासिल करने के लिए अलग से एक लेटर भी आज चीफ जस्टिस के नाम उन्होंने लिख दिया और कहा कि जी उसकी कॉपी फराहम की जाए। वो रिसीविंग तो हो गई है लेकिन अभी तक कॉपी उनको ऑर्डर की फराहम नहीं की गई। तो आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि एक छोटी सी तौहीन अदालत की दरख्वास्त के लिए भी मामले को लटकाया जाता है और उसमें रुकावटें खड़ी की जाती हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये हम करने जा रहे हैं, तौहीन अदालत की एक और दरख्वास्त दायर की जाएगी। वैसे तो तौहीन अदालत की इससे पहले कई दरख्वास्तें ऑलरेडी दायर की जा चुकी हैं, लेकिन उन दरख्वास्तों पर समाअत ही नहीं हुई, बल्कि आखिरी जो समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इमरान खान साहब से मुलाकातों का मामला और जो चीफ मिनिस्टर साहब की अलग से दरख्वास्त थी उसके ऊपर समाअत भी हुई। तो उस वक्त तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर भी समाअत की इस्तदा की गई, जो कि नज़रअंदाज कर दी गई। तो मैं आपको पहले इसके ऊपर कह चुकी हूँ कि तौहीन अदालत कोई मसला ही नहीं है, अदालत के लिए कोई अहम मामला ही नहीं है इस वक्त, इसलिए कि उन्हें पता है जब वो ऑर्डर देते हैं कि इस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट तो होना कोई नहीं है। और ये तो सारे जो सहाफ़ी हैं वो भी आके बता देते हैं, बड़े एक दिन पहले ही प्रोग्राम्स में बता देते हैं कि जी कल मुलाकात होगी या नहीं होगी और किस किस की होगी, किस किस की नहीं होगी। तो ये तो अब कोई ऐसी जिसको कहते हैं ना खुफिया बात नहीं रह गई, ना कोई ऐसी रॉकेट साइंस है जिसको समझने में कोई मुश्किल हो। बहरहाल इसके अलावा जो सुहेल आफरीदी साहब से बड़े तीखे क्वेश्चंस हुए उसके ऊपर उन्होंने थोड़े जज्बाती भी वो आज हो गए और उस तरह से जवाब भी दिए उन्होंने। जब उनसे ये पूछा गया कि जनाब आप जो हैं वो दहशत गर्दों के हवाले से नरम गोशा रखते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान शहीद हो रहे हैं उसके हवाले से आपकी जो पॉलिसी है उसमें वो नज़र नहीं आ रहा कि आप कोई उतनी तकलीफ़ रखते हों, तो इसके ऊपर वो काफ़ी मेरा ख्याल है कि उन्होंने माइंड भी किया और कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं वो भी हमारे ही जवान हैं, फ़ौज भी हमारी है और आम शहरी शहीद हों या फ़ौजी जवान शहीद हों, हमें दोनों का दर्द भी होता है, दोनों की तकलीफ़ होती है। हम चाहते हैं कि ना ही फ़ौजी जवानों की शहादत हो ना ही सिविलियंस की शहादत हो, और इसीलिए हम समझते हैं कि जब इतनी 80,000 जानों की कुर्बानियाँ दी जा चुकी हैं, इसके बावजूद दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई, तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी में कोई ख़राबी है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो हम तो यही बात कर रहे हैं कि इस चीज़ को एक रिविज़िट किया जाए। और दूसरी बात हमारा जो मुतालबा है वो ये कि बंद कमरों में फ़ैसले ना किए जाएं।
इस पे भी जब सहाफ़ी उलझे कि तो ज़ाहिरी सी बात है सीक्रेट फैसले होते हैं, ये जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसके ऊपर चौक चौराहे में बैठ के तो फैसले नहीं हो सकते। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि कोई आप खुलेआम चौक चौराहे में फैसला करेंगे। जब बंद कमरों का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है कि 2-3 लोग बैठ के फैसला ना कर लें, बल्कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लिया जाए। बेशक ये मीटिंग्स होती तो सीक्रेट मीटिंग्स ही हैं, लेकिन उसमें राय तो सबकी ली जाए और उसके बाद एक मुत्तफ़िका लाहे अमल दिया जाए। आज ये भी उन्होंने कहा कि एक प्रोविंशियल नेशनल एक्शन प्लान भी बना के दिया गया था, लेकिन उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया गया। तो ये सब चीज़ों के बाद उनका ये कहना था कि हमारी जो तमाम तर वफादारी है, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के साथ है। जब हम इस हवाले से बात करते हैं कि दहशत गर्दी को क्यों वापस लाया गया हमारे सूबे में, क्यों उसको ला के बसाया गया, तो इस पर हमारे ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू हो जाती है कि हम कोई वफादार नहीं हैं। आज उन्होंने एक पूरा खुलासा जो है वो 3-4 लाइनों में कहा, जो कि मुझे बड़ा उनका वो खुलासा बड़ा दिलचस्प और बड़ा दो टोक लगा। उन्होंने कहा कि जी पहले हमें ये कहा गया कि जो दहशतगर्द हैं ये तो मुजाहिदीन हैं, ये कौमी हीरो हैं। फिर अगला बंदा आता है इदारे का, वो आके हमें बताता है कि नहीं जी ये तो दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ तो जंग लड़नी है। फिर तीसरा बंदा आता है, वो कहता है नहीं जी इनको हमने वापस अपने सूबे में लाके बसाना है, अपने शहरों में लाकर बसाना है। और फिर चौथा बंदा आता है, वो आके कहता है कि नहीं जी इनके खिलाफ तो हमने ऑपरेशन करने हैं। तो वो कहते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा कोई लेबॉर्ट्री नहीं है, ये कोई तजर्बागाह नहीं है कि हर बंदा आता है वो अपनी तर्ज से चीज़ों को सोचता, देखता, परखता है और उसके मुताबिक फ़ैसले करता है और फिर जो उसका दिल करता है वो करता है, जिसका खमियाजा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भुगतते हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भुगतते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये अब चीज़ जो है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है कि इस तरीके से वो लोग फ़ैसले करें जो कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ भी नहीं रखते। उन्होंने कहा कि मेरा जो इलाका है खैबर, उसकी वादी तीरा, वहाँ से आप कहीं गुजरे भी नहीं होंगे और आप वहाँ दूर बैठकर उस इलाके के मुतालिक जो है वो फ़ैसले कर रहे हैं और वहाँ के जो कबायली मायदीन हैं उनसे कोई राय नहीं ले रहे हैं, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी जो है वो आप तक पहुँची नहीं है, तो आप किस तरह से आपका फ़ैसला जो है वो कामयाब हो सकता है। तो इसलिए उनका मौक़िफ़ जो है उन्होंने बड़े क्लैरिटी से बताया कि हम ये समझते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई भी अगर करनी है तो उसमें कोलेट्रल डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं समझता था कि ये ड्रोन अटैक्स वगैरह के ऊपर FIR होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कोई वाज़ेह कानून मौजूद नहीं था, इसलिए हमने तय किया कि पहले हमने वाज़ेह कानून बनाना है और उसके बाद हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो एक दफ़ा फिर से उन्होंने ये इंदिया दिया है कि वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो उन्होंने इम्पॉर्टेंट बात आज की है, उनसे ये भी सवाल हुआ कि जी जो लोग यहाँ पर आते हैं अडयाला में, क्या आप दीवार तोड़ के मिलेंगे उनसे? तो उन्होंने उस पर भी बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि हम दीवारें तोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि हम आइन तोड़ने वालों को तोड़ के दिखाएंगे। हम आइन और कानून में रह के जद्दोजहद करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने कोई आइन और कानून से बाहर होकर जद्दोजहद करनी है, ना हमने कोई हथियार उठाने हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगरचे सुहेला अफरीदी जो हैं वो कम उम्र हैं, लेकिन उन्होंने मैच्योरिटी से जवाब दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब जज्बाती गुफ्तगू में या लोगों को ज़रा राम करने के लिए जब बातें करते थे तो बाज़-औक़ात इस तरह की बातें कर देते थे कि जी हम भी फिर हथियार लेके आएंगे, ऐसी की तैसी, हम दीवार तोड़ लेंगे, हम ये। तो वो इस तरह की बातों से गुरेज करते हैं और वो कहते हैं कि जी हम आइन और कानून में रह के ही जद्दोजहद करेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि हमें मायूसी हुई कि 4 मरतबा आया है वज़ीर आला, उसकी मुलाकात नहीं हुई, तो अब हम इसके ऊपर एक लाएमल बनाएंगे कि आगे हमें क्या करना है। उनसे ये कहा गया कि इस पे क्या एहतजाज होगा, तो उन्होंने कहा एहतजाज ही है ये भी, कि यानी चीफ मिनिस्टर बार बार आता है, आके बाहर सड़क पे बैठता है, आप उसकी मुलाकात नहीं करवाते, तो ये भी एक एहतजाज ही है। एहतजाज का मतलब खाली ये नहीं है कि भाई आप इकट्ठे होकर नारेबाजी करेंगे या कोई वहाँ पे धक्कम पेल होगी तो फिर एहतजाज हो रहा है, बल्कि अगर खामोशी से आके वज़ीर आला जो कि 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है उसकी मुलाकात नहीं हो रही, उसका बार बार आके नाकाम लौट जाना, ये भी एहतजाज ही की एक शक्ल है। तो ये उन्होंने इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू की। बाकी एक दफ़ा फिर से उन्होंने ये बातें कहीं कि जो NFC अवार्ड है उसके तहत सूबे के हुकूक दिए जाएं, जो 100 अरब रुपए सालाना का ज़म इलाकों में के लिए जो डेवलपमेंट के प्लान के तहत तय हुआ था पैसा, वो पैसा भी उन्हें दिया जाए। और फिर उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में मुझे काम करने के लिए कह रहे हैं कि जी आपको उसकी फ़िक्र होनी चाहिए, तो फिर इस बात की भी फ़िक्र करें कि हमारा हक़ तो हमें दें, फिर आप हमसे सवाल करें कि जनाब आप वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आज जब सुहेला अफरीदी साहब सुबह निकले हैं तो सबसे पहले वो असम्बली गए और वहाँ पे उन्होंने सेनेट इलेक्शन के लिए वोट कास्ट करना था, और वहाँ पे असम्बली के करीब ही जो ट्रैफिक जैम थी उसकी वजह से वो अपनी गाड़ी से निकल आए और फिर वो
4-5 मुहावज़ों के साथ पैदल सड़क पर चलते हुए जो है वो सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट करने के लिए असम्बली की तरफ गए। इस दौरान ये वीडियो बड़ी मज़ेदार है और वो नज़र आता है कि एक अवामी वज़ीर आला कैसा होता है। वो निकलते हैं, लोग उनको देख के खुश हो रहे हैं। जो एक बस खड़ी थी, स्कूल के बच्चे उसके अंदर मौजूद थे, उन्होंने देख के उनके लिए नाम ले लेके पुकारा, तो वो उन बच्चों के साथ हाथ पे हाथ मिलाते हुए जाते हुए उनके साथ चिट चैट करते हुए गुजर गए। शहरियों के साथ कोई बाइक पे है, कोई रिक्शे में है, कोई कुछ किसी भी तरह के मिल रहा है, उनसे वो सलाम दुआ करते हुए गुजरते जा रहे हैं और फिर वो इसी तरह पैदल चले गए। तो ये देखने में तो खैर ये विजुअल्स वाकई बड़े स्ट्रॉन्ग थे, मज़ा आ रहा था देखने में कि एक वज़ीर आला जो अवामी वोटों से मुंतखब हुआ होता है उसको कोई चीज़ें डिज़ाइन करके अपनी मकबूलियत नहीं बतानी पड़ती। वो जहाँ पे कहीं एकदम भी निकल आए बाहर तो लोग उसको प्यार ही करते हैं। ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि सोहेल आफरीदी साहब को इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। मैंने पहले भी इस तरफ इशारा किया था कि उनकी सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा सूबा है जो कि दहशतगर्दी से मुतासिर है और फिर सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो बहुत से लोगों को खटकते हैं। उनकी सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनाई जानी चाहिए। और ठीक है कि उनका ज़ाहिर है अपना एक मिजाज है, वो एक सुनने में यही आ रहा है कि बहुत हम्बल शख्सियत के मालिक हैं, लोगों से बहुत प्यार मोहब्बत आजिज़ी से मिलते हैं। लोगों से मिलना, कारकुनों में उठना बैठना उन्हें पसंद है, लेकिन साथ साथ अपनी सिक्योरिटी यकीनी बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की एक तारीख़ रही है यहाँ पर जिस तरह से वज़राए आज़मों को निशाना बनाया गया, हम सियासी लीडर्स को निशाना बनाया गया है। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, लेकिन उन्हें अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। सेनेट के इलेक्शंस के लिए वोट कास्ट हो गए और अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करी हूँ रिज़ल्ट भी सामने आ चुका है। इसके मुताबिक खुर्रम ज़ीशान साहब हार्ड लाइनर हैं पीटीआई के और बड़े ठोक बजा के क्लियर मौक़िफ़ के साथ बात करते हैं। तो खुर्रम ज़ीशान साहब जो हैं वो 91 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। 91 वोट पड़ने का मतलब ये है कि पीटीआई इंटैक्ट है और इनके जो वोट टूटने की बातें हो रही थी या इनके जो लोग आपस में कोई ग्रुपिंग में मुलविस हैं, इस वजह से वोट नहीं पड़ेंगे, तो इस तरह की बातें हो रही थी। ये तमाम बातें जो हैं एक दफ़ा फिर गलत साबित हुई, ये दावे गलत साबित हुए। पता ये चला कि वहाँ पे उनके जो जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, इसीलिए 91 वोट जो हैं वो खुर्रम ज़ीशान को पड़े। 92 मेरे ख्याल टोटल इनकी स्ट्रेंथ है। अब एक आध वोटर शायद ना पहुंचा हुआ हो, कोई होता है बाज़ुकात कोई बाहर है या कोई किसी वजह से नहीं आ सका वोट कास्ट करने, लेकिन 91 पढ़ने का मतलब ये कि सब आपके साथ ही खड़े हैं। सेनेटर खुर्रम ज़ीशान क्या हलफ उठाएंगे, ये एक अहम सवाल होगा, क्योंकि खुर्रम ज़ीशान साहब भी उन लोगों में से हैं जो काफ़ी हिट लिस्ट पर हैं, जो नापसंदीदा वाली लिस्ट में हैं। वजह बड़ी साफ़ है कि वो तो बहुत नाम लेकर ना सिर्फ ये कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे तनकीद करते हैं, बल्कि उनके इस्तीफ़े का मुतालबा भी करते हैं। खुर्रम ज़ीशान साहब जितनी ज़्यादा अपनी एक फॉलोइंग रखते हैं उसके तहत ये बात भी नज़र में आने वाली है कि अगर हो सकता है कि वो सेनेट में आएँ, वो हलफ उठाएँ, उनकी तकारीर वगैरह ये कोई इतनी आसानी से हज़म होने वाली नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी याद रखिए कि इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है वो अब कितनी वाज़ेह हो चुकी है। यानी एक तरफ वो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत एक आप कह लें कि हॉक्स वाला वज़ीर आला जो है उसको लेकर आए हैं सोहेल आफरीदी। दूसरी तरफ उन्होंने जो अपोजिशन लीडर्स नामज़द किए हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और जनाब महमूद खान अजगज़ई साहब, अगेन हार्ड लाइनर्स। उसके बाद उनके आप अब के जो सेनेटर उन्होंने जो नामज़द किए खुर्रम ज़ीशान साहब, उनका आप नाम देख लीजिए। तो इससे इमरान खान साहब की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि वो बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो कोई मिडल वे नहीं चाहते, वो एक स्ट्रेट अपनी पॉलिसी रख के चल रहे हैं और वो उन तमाम लोगों को पीछे अपनी सपोर्ट फ्राहम कर रहे हैं कि जो क्लियर बात कर रहे हैं। और जो लोग विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं या जिनके बारे में इमरान खान साहब का ख्याल है कि उनके रवाबित और जगहों पे भी हैं, उनको इमरान खान साहब ने गेम में पीछे कर दिया थोड़ा और गेम में आगे ले आए हैं उन लोगों को जो उनकी दूसरी टीम है जो कि फ्रंट फुट पर इस वक्त खेल रही है। तो ये एक वाज़ेह पैगाम भी है। अब देखते हैं खुर्रम ज़ीशान साहब सेनेट में आके हलफ उठाते हैं नहीं। मुराद सईद साहब भी जब सेनेटर मुंतखब हुए थे उनके बारे में यही ख्याल था कि वो हलफ नहीं उठाएंगे और ज़ाहिर है वो सामने नहीं आ सके। अब खुर्रम ज़ीशान साहब को देखना होगा कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है। लेकिन बहरहाल उनके लिए काफ़ी वर्कर्स जो हैं आज खुश नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि खुर्रम ज़ीशान जो हैं वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। आज अली अमीन गंडापुर साहब भी वोट डालने आए हुए थे, उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू भी की। एक दफ़ा फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने सोहेल आफरीदी साहब को पूरी सपोर्ट का यकीन भी दिलाया, इजहार भी किया और साथ में उन्होंने ये बात भी कही
کہ جو ان کی پالیسی ہے سہیل آفریدی صاحب کی آپریشن کے حوالے سے، کولیٹرل ڈیمیج کے حوالے سے، وہ تمام باتیں ان کی بالکل درست ہیں اور وہ اس کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ اتنی کلیئرٹی سے علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت موقف نہیں دے پاتے تھے جب وہ خود چیف منسٹر تھے، لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے کہ جب سہیل آفریدی بن چکے ہیں تو وہ انہی کی پالیسی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے ایک چینج ضرور نظر آتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بہرحال وہ انہوں نے چیف منسٹرشپ بھی چھوڑی گریسفلی. اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے سہیل آفریدی کو منتخب کرانے میں بھی کردار ادا کیا، کوئی گروپنگ نہیں ہونے دی، اور اس کے بعد اب آپ کو وہ نظر بھی آتا ہے کہ سٹیٹمنٹس بھی جو ان کے وہ بالکل ان کی حمایت میں ہیں. تو یہ ایک کے پی کے کا سٹرونگ ہونا، وہاں پہ تنظیم کا سٹرونگ ہونا، وہاں پہ حکومتی اراکین کا سٹرونگ ہونا، یہ جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کی ایک اچھی اسٹرینتھ بن چکی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ یقینی طور پر ان صفوں میں ضرور پریشانی ہے جو پی ٹی آئی کو ڈیوائیڈڈ دیکھنا چاہتے تھے. ایک لسٹ بھی گردش کر رہی ہے جس میں جو ممکنہ آپ کے جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ان کیبنٹ ممبرز میں کس کس کا نام شامل ہے؟ زیادہ تر نوجوان لوگ شامل ہیں. مینا خان آفریدی تو بالکل ایکسپیکٹڈ تھے کہ وہ ہوں گے، تو مینا خان آفریدی کا نام اس لسٹ میں شامل ہے. آفتاب عالم صاحب ہیں، اس کے علاوہ ایوب خان صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ عارف احمد زئی صاحب ہیں، عدنان قادری، ادریس خٹک، احتشام ایڈوکیٹ، ڈاکٹر امجد، میاں شرافت علی اور ریاض خان. یہ کچھ نام ہیں جو سرکولیٹ کر رہے ہیں. لوگوں کو زیادہ خوشی اس بات کی کہ اس میں بیرسٹر سیف کا نام کہیں نظر نہیں آ رہا، مزمل اسلم صاحب کا نام بھی اس میں نظر نہیں آ رہا. لیکن آج سہیل آفریدی صاحب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ جو کیبنٹ ہے ان کی وہ تقریباً 10 کے قریب یا 10 سے کوئی 1-2 لوگ زیادہ ڈبل فگر میں ہو بھی سکتی ہے. تو اب زیادہ میرا خیال ہے انتظار کی بات نہیں ہے. ممکن ہے کہ آج شام تک یا پھر کل 31 اکتوبر تک کی بھی بات ہو رہی تھی کہ جو کیبنٹ ہے وہ اناؤنس کی جا سکتی ہے. تو اب یہ چیز تقریباً اتنا کوئی راز نہیں رہ گئی. میرا خیال ہے ایک دن میں مزید جو ہے یہ چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی تو کیبنٹ بھی اناؤنس ہو جائے گی. دلچسپ بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ زیادہ تر ینگ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں. نمبر 2 یہ کہ بیرسٹر سیف اگر واقعی اس کیبنٹ میں شامل نہیں ہوتے تو اس پہ بھی میرا خیال ہے سوشل میڈیا بہت خوشی منائے گا اور ان کو پوری طرح سپورٹ کرے گا، کیونکہ بیرسٹر سیف جو ہیں وہ کافی زیادہ عتاب کا شکار رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب کھلتی چلی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ عدالت سے خبر جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے ہے. انہوں نے بریت کی درخواست دائر کی تھی کہ جو ان کے اوپر یہ منشیات کا جھوٹا مقدمہ بنایا ہوا ہے، جس کو خود حکومتی وزراء بھی آ کے آن سکرین کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جھوٹا مقدمہ ہے. اس کے باوجود وہ مقدمے کی کارروائی چلائی جا رہی ہے. تو اس پہ مطیع اللہ جان صاحب نے بریت کی درخواست دائر کی تھی. وہ درخواست جو ہے وہ جج صاحب نے مسترد کر دی ہے. تو اندازہ لگائیے کہ یہ سچویشن اس ملک میں جو آج حکومتی وکیل پیش ہوئے ان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب یہ جو درخواست ہے اس کو ہم اپوز کرتے ہیں. تو جج صاحب نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، حکومتی وکیل کی ریکویسٹ کے اوپر اس کو مسترد کر دیا گیا، جبکہ حکومت کے لوگ، حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ مطیع اللہ جان کے اوپر جو کیس ہے وہ جھوٹا ہے، لیکن حکومت کا جو وکیل ہے وہ جا کے عدالت کو کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ آپ درخواست مسترد کر دیں، اس میں سزا ہونے کا امکان ہے. تو یہ جو ہے اس وقت کی صورتحال ہے. بہرحال اس طرح کی چیزوں سے صرف نظام مزید ایکسپوز ہو رہا ہے، ججز کی کمزوری مزید سامنے آ رہی ہے. اس کے علاوہ اس طرح کی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کیسے مطیع اللہ جان صاحب کو ایک منشیات کیس میں جو ہے وہ سزا سنا سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.